नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात पाकिस्तान और उसके तेल की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में तेल की खोज में मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान में तेल मिलने की संभावना कितनी है? अब तक तेल की खोज के क्या नतीजे रहे हैं और तेल ने इससे पहले किन देशों की किस्मत बदली है और कैसे? वैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल खोजने की योजना का ऐलान क्या भारत को चिढ़ाने के लिए किया है? क्या ये उनके टैरिफ वॉर से जुड़ा हुआ कोई दांव है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप को लुभाने की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान से अमेरिका की बढ़ती दोस्ती भारत की कूटनीतिक नाकामी है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं तेल का खेल। आखिर ये तेल है क्या? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, लुब्रिकेंट्स, केरोसिन ऑयल और प्लास्टिक, ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना जिंदगी आपकी हमारी थम जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं? सामूहिक रूप से इन्हें पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं, जिसके मूल में है क्रूड ऑयल या कच्चा तेल। कच्चा तेल एक प्राकृतिक तरल पदार्थ है जो लाखों करोड़ों साल पहले समुद्रों और झीलों में रहने वाले छोटे छोटे जीवों और पौधों से बनता है। ये जीव मरने के बाद समुद्र की तलहटी में दब जाते हैं। वहां मिट्टी और चट्टानों का भारी दबाव, गर्मी और समय लाखों करोड़ों साल इन अवशेषों को तेल और प्राकृतिक गैस में बदल देता है। समुद्र के साथ ऐसी ही प्रक्रिया जमीन में भी होती है। भूगर्भीय परिवर्तनों ने दरारों में तमाम जीवाश्मों के अवशेषों को भर दिया है। छोटे जीव और पौधे मरकर समुद्र की तलहटी में जमा होते हैं। मिट्टी और चट्टानों की परतें इन पर दबाव डालती हैं। लाखों सालों में बिना ऑक्सीजन के, गर्मी और दबाव से ये कार्बनिक पदार्थ तेल और गैस में बदल जाते हैं। ये तेल चट्टानों की छोटी छोटी दरारों में जमा हो जाते हैं, जिसे हम भंडार कहते हैं। अब ये आप देखिए इस तरह का नक्शा, किस तरह से धरती जो है वो अपना स्वरूप बदलती है। पहले कभी इंडिया भी, यानी भारत हमारा, अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा हुआ था। इसको पूरा गोंडवाना मास कहते हैं। ये पूरी धरती एक ही तरह थी, फिर बदलती गई, समुद्र बीच में आते गए और इस पूरे परिवर्तन में बहुत कुछ परिवर्तन भूगर्भीय होते रहे, नीचे भी होते रहे। प्राचीन काल में ही ऊर्जा के स्रोत का पता चल गया था, यानी प्राकृतिक रूप से तेल कहीं कहीं से रिसकर बाहर आते थे और उस जमाने के जो मनुष्य थे उन्होंने देख लिया कि ये ज्वलनशील हैं और उससे वो जलाने का काम, दिया जलाने या इस तरह के काम वो लेते थे। कई बार उनका और भी इस्तेमाल उन्होंने ज़रूर किया होगा। लेकिन व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत बहुत बाद में, मतलब बहुत बाद में, 19वीं सदी के मध्य में हुई। अब आप सोचिए कि सिर्फ 1 सदी पहले या 2 सदी पहले दुनिया में तेल नहीं था तो कैसी थी दुनिया? बड़े बड़े राजमहलों के सामने गाड़ियां नहीं, घोड़े टहलते थे। तो वो कौन सा साल था? वो साल था 1859। पेंसिल्वेनिया, जो अमेरिका का एक जगह है, पेंसिल्वेनिया, वहां पर सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया। और एक दूसरा जहां पे दूसरी खोज हुई वो भारत में, जी हाँ, 1867 में डिगबोई, आसाम। और असम का जो ये यहाँ पर खोज हुई, इसका महत्व यह है कि 1901 में यहाँ पर तेल रिफाइनरी लगी जो अभी भी चल रही है और ये एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। 1867 में यानी भारत भी तेल निकालने में कामयाब हो गया। और 1908 में ईरान में खोज हुई। 1908 में ईरान में खोज हुई, 1927 में इराक में, 1938 में ये सऊदी अरब में और कुवैत में, और इधर 1950-60 के आसपास खाड़ी क्षेत्रों में, और चीन में भी 1950 के आसपास। यानी 20वीं सदी में ही एक तरह से ज़्यादा इलाकों में तेल का उत्पादन नज़र आया या तेल के कुएं खोजे गए। और उसके बाद दुनिया बहुत तेज़ी से बदली। जो औद्योगिक क्रांति थी उसको तो जैसे पंख लग गए, गति मिल गई, और परिवहन में भी बहुत तेज़ी आई। परिवहन का पूरा परिदृश्य बदल गया, मोटर कारें बनने लगी और एक
इलाका ऐसा था दुनिया का जिसमें सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ। और ये तस्वीर देखकर आप पहचान नहीं सकते कि ये कहाँ की तस्वीरें होंगी। इतनी गरीबी दिख रही है, कच्चे मकान दिख रहे हैं, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और इस तरह से तंबू में रह रहे हैं। ये वो इलाका है, अगर हम बताएं कि आज ये कौन सा इलाका है तो शायद आपको यकीन ना हो। ये अरब देश, वहाँ की तस्वीरें हैं। तमाम जो सऊदी अरब हो, कुवैत हो या यूनाइटेड अरब अमीरात हो, जहाँ की अर्थव्यवस्था आज बहुत बढ़िया मानी जाती है, काफ़ी समृद्धि है, वो बस इस तेल की खोज के पहले इस तरह से तंबुओं में रहते थे। किस्मत को रातों रात बदल दिया था तेल की खोज ने। 1900 यानी 20वीं सदी में ही इन देशों में जहां अभी हमने जिक्र किया जिनके नाम का, वहां तेल के कुएं खोदे गए। उसके पहले उनकी अर्थव्यवस्था खजूर तोड़ना, उसको खाना, मछली पकड़ना और छोटे मोटे व्यापार पर टिकी हुई थी। जाहिर है सऊदी अरब जैसी जगह जो आज दुनिया की 20 अर्थव्यवस्थाओं में जिसका नंबर आता है, वहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, खजूर की पत्तियों से बने घरों में रहते थे। कुवैत में पानी नदियों से बकरी की खाल में लाकर बांटा जाता था। सड़कें, बंदरगाह और बिजली जैसी सुविधाएं ना के बराबर थी। सऊदी अरब में तेल की कमाई से जो बदलाव हुआ, आधुनिक शहर बने, स्कूल, सड़कें, अस्पताल, आज वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूएई में भी यही हाल है। दुबई और आबू धाबी जो पहले छोटे से गांव थे, आज दुनिया के सबसे आधुनिक शहर हैं। दुबई में आपने कितने 7 स्टार होटल हैं, आपने बुर्ज खलीफा का तो नाम सुना ही होगा। ये सब इन्हीं जगहों पर जहां 150 साल पहले जब तेल नहीं था तब इस तरह का जीवन था। अबू धाबी में भी आज विशाल बंदरगाह हैं। कुवैत में पूरी तरीके से पूरा बदल गया। हालांकि इन देशों में राजशाही है और लोकतंत्र उस तरह से वहाँ मांग भी नहीं उठी, उतना आंदोलन नहीं हुआ। उसकी एक बड़ी वजह है कि तेल से जो समृद्धि आई, उस समृद्धि को नीचे तक पहुँचाया गया, तो वो असंतोष विस्फोटक कभी नहीं बन पाया। हालांकि लोकतंत्र एक स्वप्न तो है ही, आज भी है। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो भारत से जिसका सीधा संबंध है और वो तेल की धार पर फिसलती हुई खबर है। वो खबर क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने अभी एक अपना जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको वो ट्रुथ सोशल कहते हैं, उस पर उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में तेल की खोज में जो विशाल भंडार का अनुमान है उसको विकसित करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है। और बाकायदा उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल में इसे लिखा, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद कंट्री ऑफ पाकिस्तान वेयर बाई पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। हु नोज, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। यानी इसमें उन्होंने ये तंज भी कसा है कि हो सकता है कि एक दिन भारत को भी तेल बेचे पाकिस्तान। इसको हम थोड़ा हिंदी में भी कर सकते हैं। फिलहाल हम तेल कंपनी चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जानता है कि शायद वो किसी दिन भारत को भी तेल बेच रहे होंगे। यानी पाकिस्तान के तेल भंडार और उसके तेल निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके विकास में अमेरिका साथ देगा, ये वो कह रहे हैं। और तंज ये है कि भारत को भी तेल बेचेगा पाकिस्तान। ये उस समय हो रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव है और भारत बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान दरअसल आतंक का आका है। साफ है कि यह ऐलान भारत को चिढ़ाने के लिए है, क्योंकि भारत के साथ अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करने के लिए ट्रंप साहब दबाव डाल रहे हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ खड़े होने का एक संदेश दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में वाकई तेल के विशाल भंडार मिल सकते हैं? वैसे पाकिस्तान कभी भारत का ही हिस्सा था, यानी उसकी भूगर्भीय संरचनाएं जो हैं वो भारत जैसी ही हैं। तो पाकिस्तान भी अभी अपनी ज़रूरतों का सिर्फ 15-20% तेल ही पैदा कर पाता है जैसे भारत, बाकी 80% के लिए वो आयात पर निर्भर है। हाल के दिनों में वहाँ पर जो हुआ है वो देख लें। बलूचिस्तान जो ये पूरा इलाका है नीचे का, वहाँ पर सुई और उच्च में गैस के साथ कुछ तेल वहाँ पर मिला है। फिर ये अपतटीय क्षेत्र जो कराची के आसपास है, वहाँ केकरावन ब्लॉक में बड़े भंडार की संभावना
जताई गई है और इसी को लेकर चर्चा इस समय हो रही है। वैसे पंजाब में पोटोहर पठार है, धुलियन और जायमीर में वहाँ छोटे भंडार हैं, और सिंध के इस इलाके में थारपरकर, बदिन और हैदराबाद में तेल और गैस मिले हैं। लेकिन जो कराची के पास केकरावन ब्लॉक है उसमें बड़े तेल गैस भंडार की बात कही जा रही है, और यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। और इसी अनुमान पर अब ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ डील हुई है, कंपनी का चुनाव कर लेंगे जल्दी ही और वहां पर खोजा जाएगा। अभी पाकिस्तान में तेल और गैस के करीब 350 कुएं हैं, और एक पुराना अनुमान है 8-10 साल पहले का, उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास 9 अरब बैरल तेल और 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार हो सकता है। अभी जो उसका रोजाना का उत्पादन है वो सिर्फ 90,000 बैरल है, जो उसकी ज़रूरतों का 20% ही पूरा करता है, जैसा हमने पहले बताया। ये जो केकरावन में ड्रिलिंग की बात है, ये 2019 में शुरू हुई थी। एक एक्सॉन मोबिल करके कंपनी थी, लेकिन तकनीकी और वित्तीय समस्याओं के कारण यह मसला रुक गया। कई विदेशी कंपनियां और थी जो काम नहीं कर पाई, वहां से निकल गई। ऐसे में ट्रंप के ऐलान से पाकिस्तान को काफ़ी मदद मिलेगी, इसमें शक नहीं है, और उनके रिश्ते काफ़ी प्रगाढ़ हो रहे हैं। दोनों को इससे फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान को अमेरिकी तकनीक और निवेश से तेल उत्पादन वहाँ का बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, और अमेरिका में तेल कंपनियों के लिए बिजनेस का मौका है, और दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाने का तरीका है। लेकिन ट्रंप ने भारत की ओर इशारा क्यों किया कि पाकिस्तान से भारत को भी तेल मिल सकता है? क्या इसलिए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, या ईरान से तेल खरीद रहा था, जिस पर काफ़ी भ्रुकुटी तनी हुई है महोदय ट्रंप की, या फिर वो हथियार खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं, खासतौर पर अपना F-32? वैसे चीन को काउंटर करने की भी एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि इस बीच पाकिस्तान में जो CPEC है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका काम काफ़ी बढ़ गया है और चीन ने वहाँ भारी निवेश किया है। तो फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही देशों के बीच एक वहाँ पर पाकिस्तान और चीन के एक तरह से प्रतिस्पर्धा अमेरिका करने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाए, क्योंकि चीन ने यहाँ अरबों डॉलर का निवेश किया है। ये पूरा चीन से लेकर और ग्वादर जो बंदरगाह है यहाँ तक, बलूचिस्तान का ये जो ग्वादर है अरब सागर के पास, यहाँ तक बाकायदा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना बना रहा है। अगर यहाँ पर अमेरिका निवेश करता है तो जाहिर है चीन के प्रभाव को थोड़ा वो कम कर सकता है, और क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी कंपनियाँ जो एनर्जी से जुड़ी हुई हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। लेकिन CPEC के सड़क और बंदरगाह प्रोजेक्ट्स को तेल खोज से सीधा कोई टकराव तो है नहीं। इससे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत इसमें क्यों खुश हो? दरअसल भारत की समस्या तो यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने की आलोचना की है, और अभी हाल में 25% टैरिफ का ऐलान किया है, और साथ में भारत पर जुर्माना भी लगाया है जो ये तेल इन देशों से खरीदता है। और जाहिर है वो पड़ोस में भारत के एक नया समीकरण बना रहा है, और साथ में जैसा मैंने बताया कि वो पाकिस्तान को अपना विश्वस्त सहयोगी भी कह रहा है, और चाहता है कि भारत उसका F-35 जो विमान है वो खरीद ले। अब ये जटिल खेल है। वैसे ट्रंप को PM मोदी अपना जिगरी दोस्त बताते थके नहीं हैं, और उनके स्वागत के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना खैर क्यों करें जब आपके पास तस्वीरें हैं। ये तस्वीर देखिए, हाउडी मोदी, और इधर यहाँ पर जो उन्होंने अहमदाबाद में किया, कोरोना की परवाह न करते हुए, नमस्ते ट्रंप 2020 में हुआ नमस्ते ट्रंप के आयोजन में 1 लाख लोगों को तब इकट्ठा किया गया जब कोरोना एकदम दस्तक दे रहा था। 24 फरवरी 2020 को गुजरात के अहमदाबाद में मोतेरा, जिसे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जा रहा है, वहां पर ये आयोजन हुआ था। दुनिया भर में हवाई यात्राएं रोक दी गई थी। राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि कोरोना की आशंका है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री पर कोई असर नहीं पड़ा, और उन्होंने ये नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम ज़बरदस्त तरीके से कराया। 1 लाख लोग से ज़्यादा जुटे थे, और बाद में भारत में कोरोना किस तरह फैला ये अब एक इतिहास है।
और इससे कुछ समय पहले ही 22 सितंबर 2019 को जब दूसरे चुनाव की तैयारी हो रही थी, दूसरी बार चुने जाने की कोशिश में ट्रंप साहब लगे हुए थे, तब ह्यूस्टन में अमेरिका में एक कार्यक्रम हुआ 22 सितंबर को। इसमें करीब 50,000 लोग थे, ज़्यादातर भारतीय मूल के लोग थे या फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। और यहाँ पर मोदी जी ने खुद नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। यह अभूतपूर्व था। किसी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ किसी एक पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में कभी इस तरह से प्रचार नहीं किया था, क्योंकि संबंध पार्टियों से नहीं देशों से होते हैं। और फिर वही हुआ, ये एक उल्टी चाल पड़ गई, ट्रंप हार गए और इसका खामियाजा काफ़ी भारत को भुगतना पड़ा। 4 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। दूसरी बार फिर चुनकर आए जब ट्रंप साहब, तो लगा कि पुराने दोस्त हैं, मोदी जी के जिगरी हैं, तो जाहिर है भारत की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन ट्रंप तो लगातार भारत को परेशान कर रहे हैं। वो जैसे मोदी जी को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने 30 से ज़्यादा बार कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको रुकवाया, जबकि भारत सरकार ऐसा नहीं मानती। मोदी जी ने तो कहा कि पाकिस्तान घुटने पर आ गया। हाँ, ये देखिए, ये तो भूल ही गए। ये तस्वीरें ट्रंप साहब की पूजा की गई, उनको वो चुनाव जीत सके, उनके लिए यज्ञ किए गए जगह जगह, खास तौर पर मोदी जी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। ऐसा भी भारत में कभी नहीं देखा गया कि देवी देवताओं की तस्वीर के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर लगे। ये उसी समय हुआ था। सब खूब प्रशंसा और कि बस आ जाएं किसी तरह ट्रंप। और ट्रंप जब आए हैं तो क्या लाए हैं भारत के लिए, वो हम सब आप देख ही रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, जो 7 मई से शुरू हुआ और 10 मई तक चला, इस बीच चल ही रहा था कि 9 मई को IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने पाकिस्तान को $1 अरब की सहायता दी, 1 बिलियन, जो उसका 3 बिलियन का एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF प्रोग्राम है, उसके तहत दी गई। IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने सभी आर्थिक लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और इस पूरे मसले में अमेरिका का पूरा समर्थन था। आप सोचिए, उस समय ऑपरेशन चल रहा है और ये देश जो सभ्य और विकसित देश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो उस देश को अरबों डॉलर की मदद दे रही, जिसको भारत कह रहा था कि आतंक का आका है। यही नहीं, 3 जून को पाकिस्तान के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने जो उसका इम्प्रूव्ड रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम है, उसके तहत 800 मिलियन का वित्तीय पैकेज मंजूर कर लिया। ये भी हुआ। और फिर कुछ समय बाद, ऑपरेशन के बाद, जब भारत पूरी दुनिया में भेज रहा था अपने तमाम प्रतिनिधिमंडल कि पाकिस्तान ने क्या किया, कैसे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, तो पाकिस्तान को उसी वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब सोचिए, भारत बता रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकवादियों को पनाह देता है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वो काउंटर टेररिज्म कमेटी में उपाध्यक्ष बन रहा है। पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये भारत पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि दुनिया इस बात को समझ नहीं रही या पाकिस्तान को वैसा नहीं मान रही जैसा भारत चाहता है। साफ है कि भारत की जो विदेश नीति है वो निशाने पर है, विपक्ष के निशाने पर है। खास तौर पर राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान को एक साथ जो ला दिया है, ये एक बड़ी विफलता है भारत की विदेश नीति की। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरा सहयोग, खास तौर पर सैन्य तकनीक के क्षेत्र में, वो चीन से मिला। अब ये छुपी बात नहीं है। और ज़्यादा गंभीर बात है कि अमेरिका भी अब इस त्रिगुट में शामिल होता दिख रहा है। भारत को सीधे सीधे चिढ़ा रहे हैं ट्रंप महोदय, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा, तो ये भी बताता है कि उनकी नज़र में भारत और पाकिस्तान बराबर है, जबकि भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
इसकी उन्हें परवाह नहीं है। और इधर भारत का मीडिया बताता रहा है लगातार कि दुनिया भर में पीएम मोदी का ढोल बज रहा है, लेकिन लगता है कि यह ढोल फट गया है और बाजा बज गया है। समस्या यह है कि मोदी सरकार की असफलता देश को भुगतनी पड़ेगी और यह चिंता की बात है, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में हुई बहस का जवाब देते हुए कहा, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। काश वे अपनी भी खता को समझ पाते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.